अगर तुम्हें भी लगता है कि लोनलीनेस यानी कि अकेलापन अकेले रहने का एक कॉन्सिक्वेंस है, सो अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग। अच्छा जरा सोच कर देखो, यू स्टैंड एट द हार्ट ऑफ कनॉट प्लेस विच इज पल्सिंग वाइट एपिसेंटर ऑफ दिल्ली, जहाँ चारों तरफ शोर है, गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाजें हैं और कुछ ऐसे चेहरा विहीन लोग हैं जो एक अजीब सी जल्दी में हैं, और यही कोलाहल आपको धीरे धीरे निगल रहा है। आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ आज से पहले आप कभी आए ही नहीं। आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो सभी इंडियंस हैं, सेम कंट्री है, सिमिलर स्किन कलर है और यहाँ तक की सेम लैंग्वेज है, बट येट योर शोल्डर्स आर टेंस, योर माइंड फील्स अलर्ट एंड यू फील स्लाइटली लॉस्ट। देन सडनली अ स्ट्रेंज थॉट अपीयर्स इन योर माइंड, आई डोंट बिलोंग हियर, बट वेट, इज दिस अ जोक? आई मीन दिस साउंड्स सो कंफ्यूजिंग बिकॉज़ यू आर नॉट अलोन। सो वेयर डज दिस लोनलीनेस कम फ्रॉम? क्योंकि लोनलीनेस का मतलब अगर सिर्फ अकेले रहने से होता तो आप जब भीड़ के बीचों बीच खड़े थे तो ये फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए थी। और यही वो पॉइंट है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। आमतौर पर जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल कुछ इस तरह से होते हैं, हम इंसानों को लोगों की जरूरत क्यों होती है, संस्कृति हमें क्यों चाहिए, या फिर दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं। लेकिन वास्तव में सिर्फ ऊपर ऊपर के सवाल हैं, एंड इन सब का आंसर पाने के लिए हमें एक और नए सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा, और वो सवाल है, इंसान अकेला क्यों नहीं रह सकता भला? Why can't humans live alone despite of intelligence, despite of technology and despite of freedom? And this isn't a philosophical question, it is biological, evolutionary and deeply uncomfortable. चलो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम 2 लाख साल पीछे चलते हैं, जब ना तो कोई शहर था, ना देश और ना ही कोई धर्म था, तो सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप जो कि कुछ ट्राइबल लोगों का था, मे बी 50 से 100 लोगों का या फिर कुछ 150 लोगों का, हाँ शायद इतना ही रहा होगा। और इन्हीं के साथ था एक ऐसा नियम जो कहीं लिखा तो नहीं गया था लेकिन उसको सब जानते थे, और वो नियम था ग्रुप के साथ रहो, क्योंकि अगर इससे बाहर निकले तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस मारे जाओगे। उस वक्त इंसान ना तो तेज था, ना ताकतवर और ना ही खूंखार। उस वक्त हम बचे सिर्फ एक वजह से, एक दूसरे की वजह से, और अगर आपके ग्रुप ने आपको निकाल दिया तो आप अकेले नहीं होते थे बल्कि आप मारे जाते थे। और यही वो पॉइंट है जहाँ से हमारी जिंदगी में कंडीशनिंग एंड पीपल प्लीजिंग नाम की चीजों का जन्म हुआ, और आज तक इन चीजों ने हमें घेर कर रखा है। लेकिन कैसे, आओ समझाता हूँ। जब सोसाइटी आपको ट्रेन करती है किसी चीज को फॉलो करने के लिए, एंड आपसे ये उम्मीद भी रखती है कि आप सिर्फ उसे फॉलो करते रहें बिना क्वेश्चनिंग के और बिना उसे नकारे, चाहे वो रिचुअल्स हो, चाहे वो कल्चर हो, या फिर वो सो कॉल्ड संस्कार ही क्यों ना हो, ये सभी कंडीशनिंग का पार्ट है। और ठीक इसी तरह से है पीपल प्लीजिंग। जब आप अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके किसी दूसरे को खुश करने के लिए उसके फायदे के बारे में सोचते हैं, तो इसी को कहते हैं पीपल प्लेजर। जहाँ एक बच्चा अपने क्लासरूम में पढ़ाई से ज्यादा टीचरों को खुश करने में लगा रहता है, एंड प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों को, ये सोचकर कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। हालांकि इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीजें वैलिड थी, एंड दैट्स व्हाई इवोल्यूशन मेड अ ब्रूटल डिसीजन, इट टर्न सोशल सेपरेशन इनटू पेन। इसी चीज को और अच्छे से जानने के लिए ब्रेन स्कैन्स की हेल्प ली गई, एंड द रिजल्ट्स वर disturbing, because in that research we have found that the same brain regions activate in the both cases, physical pain and social rejection. And not only this, but the loneliness also increases your stress hormones like cortisol, inflammation in your body and the most dangerous risk of heart disease. एक लाइन में समझे तो loneliness isn't a weakness, it is basically a survival alarm of your body. When we feel hunger, it means we need to eat. When we feel thirst, it means we need to drink. And similarly, when we feel loneliness, it also means that we need to reconnect with the people around us. And that's why if you are trying to ignore it, so maybe it means you are fighting with your own biology. Back to the Connaught Place. Your brain wasn't asking that are these people Indian, but your brain was asking, can I predict them? Who will help? Who will ignore me? And the most crucial, who could be a threat? When the predictability is missing, your nervous system stay on edge, because safety doesn't come from people, it comes from familiar patterns. और यही वो मोड़ है जहाँ से कल्चर हमारी कहानी में एंट्री लेता है। Culture is not clothing, not any food, and not festival also. It's like a shared mental operating system, and it silently tells you how to how to show respect, who belongs with your culture and also who doesn't. It may possible that people from your village may not help you, they may not sacrifice for you, and yet you feel safer with them. लेकिन क्या ये एक मजाक है? Actually इट इजंट। हमारे ब्रेन को एनर्जी खर्च करने से ज्यादा स्टोर करने की आदत है, एंड दैट्स व्हाई यू फील लेजीनेस। क्योंकि आज से लाखों साल पहले हमें हमेशा खाना नहीं मिलता था, हमें जितना मिलता था उतने से ही काम चलाना पड़ता था, एंड इसी इवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी ने एनर्जी को स्टोर करना शुरू किया, ना कि उसे बेवजह खर्च करना। बट व्हेन वी थिंक कंटिन्यूअसली, आवर ब्रेन हैज टू एक्सपेंड एनर्जी। Culture doesn't give us comfort, it just reduces uncertainty, and the human brain is addicted to certainty.
But there is a catch. If from an evolutionary perspective, living with one's own tribe and culture makes one feel safe, then how are people living in cities where the people around them belong to neither their geography nor their culture, and they all could be from different states of India? So the question is how? One of the many reasons for this is pseudo-kinship. In simple terms, kinship refers to our connection with others. The core of kinship is fundamentally about how we are linked with one another, and it isn't limited to ties of blood or marriage. When we talk about pseudo-kinship, we are referring to those relationships that we socially construct ourselves. और यही कारण है कि शहरों में लोग अपने आसपास के लोगों के लिए अंकल, आंट, दीदी और भैया जैसी शब्दावली का यूज करते हैं, because we rely on them for emotional and social support. Our brain evolved for 150 people, but modern life demands thousands of interactions, millions of strangers, and abstract identities. And that's why we invented nationalism, ideologies, and online communities. Humans can't live alone, not because we are weak, we are emotional, or we are dependent, but because we are biologically unfinished without others. Culture doesn't save us, religion doesn't save us, and also people don't save us. They just make the life bearable enough to continue. So the next time you look for your culture, just ask yourself, are you escaping loneliness, or is your biology reminding you that you were never meant to be alone? See you in the next video.